उससे पूछता है क्या वो हैंडसम है, हाइट में तुमसे लंबा है। ये सब सुन सांजी तो स्माइल कर रही थी। तो फाइनली उसे बताई देती कि सीनियर की एक गर्लफ्रेंड भी है। जोशन जैशु कहते कि अच्छा मैं तो बस पूछ रहा था। वही सांगी तो बस स्माइल करे जा रही थी। तभी जैशु को सांग्यान का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि क्या मेरी बहन ने तुझे गिफ्ट दिया। वो मेरी तरफ से था। सो हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। अब ये सुन सांगी तो बड़ी एम्बेरस होती है क्योंकि सांगी ने बताया नहीं था कि ये गिफ्ट उसके भाई की ओर से था। तो जैशु भी उसे टीज करता हुआ कहता है कि हाँ मिल गया मुझे तेरा गिफ्ट। इसके बाद सांग्यान तो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तूने सुना लिटिल लेमन फिर से किसी पोस्ट ग्रेजुएट को डेट कर रही है, क्या तुझे उस बारे में कुछ पता है। अब जैशु को इस बारे में तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए उससे कहता है कि अच्छा उसका बॉयफ्रेंड भी है और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट। सांग्यान कहता है कि इतना ही नहीं, वो तो उस लड़की के चक्कर में समर वेकेशंस में घर भी नहीं आना चाहती। अब इससे पहले सांग्यान और कुछ कहता, सांगजी अपने भाई को बस करने के लिए कहती है। सांग्यान पूछता है कि क्या अभी तुम दोनों साथ में हो। सांगजी कहती हाँ हम दोनों डिनर करने जा रहे हैं। इससे पहले सांग्यान उनके बारे में कुछ डाउट करता, सांगजी कॉल कट कर देती है। तो जैशु उससे पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट, और ये कब हुआ। सांगजी कहती मैं बस भाई को बता रही थी हमारे बारे में, पर डायरेक्टली कैसे बताती, इसीलिए वो पोस्ट ग्रेजुएट वाला बहाना किया। जैशु कहते कि मैं तो 3 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुका हूँ, फिर तुम अपने भाई को कैसे समझाओगी कि वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मैं हूँ। लेकिन हम ऐसा बता सकते हैं कि तुमने उस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ ब्रेकअप कर लिया, फिर मुझे डेट करने लगी। सांगजी कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। जैशु कहते कि अच्छा तो तुम अभी नहीं मानना चाहती, ठीक है फिर तुम मुझे बताओ कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसुन सांगजी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है कि बस थोड़ी सी है। जिसुन जैशु ओके कहकर चुप हो जाता है। अब उसका ये रिएक्शन देखकर सांगजी पूछती है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होते हुए भी मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं कहा। तो जैशु उसे टीज करते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ शायद तुम मुझे उतना लाइक नहीं करती। तो सांगजी पूछती कि अगर मैंने तुम्हें कभी भी हाँ नहीं कहा तो। जैशु कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें हर रोज इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी इस लाइफ टाइम का इकलौता बॉयफ्रेंड मैं ही होने वाला हूँ। जिसुन सांगी तो साइलेंट होकर ब्लश करने लग जाती है। जिसके बाद दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ के सारे स्टाफ जैशु को बर्थडे विश करते हैं। तो ये सब खास सांगी ने तैयार किया था जैशु का बर्थडे मनाने के लिए। अब ये सब तैयारी देखकर जैशु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो सांगी जैशु को टेबल के पास छोड़कर किचन चली जाती है उसके लिए अपने हाथों से खास नूडल्स बनाने के लिए, जहाँ थोड़ी देर में जैशु भी छुपते हुए आ जाता है। अब सांगी तो अपनी मॉम की सिखाई हुई रेसिपी देखकर बना रही थी जो जैशु उसके पीछे से देखकर स्माइल कर रहा था। तो सांगी उसे देखकर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद उसके लिए अपने हाथों से बनाना चाहती थी। तो काफी कुछ गड़बड़ करने के बाद वो नूडल्स बनाकर लाती है जो थोड़ा खराब बना था, पर जैशु फिर भी खा लेता है क्योंकि सांगी ने पहली बार अपने हाथों से उसके लिए कुछ बनाया था। सांगी तो उसे मना भी कर रही थी पर जैशु अकेले ही नूडल्स खा लेता है और कहता है कि बहुत ही अच्छा था। जिसके बाद वो जैशु को कैंडल ब्लो करने के लिए कहती है और विश मांगने के लिए कहती है। तो जैशु विश कर लेता है। सांगी उससे विश के बारे में पूछती है तो जैशु कहता है कि मैंने जो विश की है वो तुम्हें पता है। तो सांगी उनके साथ वाले मोमेंट्स को याद करती है, फिर बताती है कि मुझे पता है और मेरा जवाब हाँ है। जो सुन जैशु तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो उसे कहता है कि क्या इसका मतलब तुमने अभी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहा। सांगी कहती है हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूचर में आने वाले हर बर्थडे में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो सुन जैशु बहुत ही ज्यादा खुश एंड इमोशनल होता है, देन उसे किस करता है। तो ऑफिशियली इनकी फर्स्ट किस होती है, पर किस करने के बाद कहता है कि मुझे पता नहीं किस मोमेंट पे और कैसे करते हैं क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है रिलेशनशिप का और पहली बार है कि मैं किसी को इतना ज्यादा लाइक करता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जो सुन सांगी स्माइल करती है। इसके बाद दोनों उसी साइड बैठकर एक दूसरे को देखकर बस ब्लश किए जा रहे थे क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि दोनों अभी रिलेशनशिप में है। तो जैशु उसे यहाँ पर बताते कि मेरा अपना कोई घर नहीं है पर मेरी एक कार है और थोड़ी सेविंग्स भी मैंने की है। जैशु यहाँ पे उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही है और उसके डैड कोमा में है जिन्होंने एक बार ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से किसी की जान ली थी, पर जैशु ने उस फैमिली को कंपेंसेशन कर दिया है। अब ये कहने के बाद उससे पूछता है कि मैंने ये कहकर तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया। सांजी कहती नहीं तो मुझे तो तुम्हारी फिक्र है कि तुम ये सब याद करके सैड ना हो जाओ। जैशु कहता है कि मैं सैड क्यों होऊंगा, पर मैं थोड़ा नर्वस था कि तुम ये जानने के बाद कैसा रिएक्ट करोगी। सांजी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ। इस सुन जैशु खुश होता है तो दोनों स्माइल करते हैं। फिर अगले दिन सांजी की डॉर्मेट्री में पावर ऑफ था, इसलिए वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रही थी। तो जैशु उसे कॉल करके उसके बारे में पूछता है तो सांजी उसे बता देती कि वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रही है। डॉर्मेट्री से बाहर आते ही जैशु उसके सामने होता है जिसने लाइब्रेरी पहले ही देख लिया था कि वो बहुत भरा हुआ है। तो सांजी कहती कि फिर मैं कैफे चली जाती हूँ, पर जैशु कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे घर चलो। इस सुन सांजी हैरान होती है तो जैशु कहता है कि बस पढ़ाई करने के लिए और कुछ नहीं। तो जैशु उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो उसे उसके रूम में जाकर पढ़ाई करने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एक डेस्क है। पर सांजी कहती है कि मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ, पर जैशु कहता है कि मैं यहाँ पर अभी खाना बनाने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे रूम चलो, वहाँ पर एक डेस्क भी है जहाँ पर तुम आराम से पढ़ सकती हो। ये कहकर वो उसे अपने बेडरूम ले जाता है। तो सांजी डेस्क पर बैठने जाती है। जैशु बेड पर बैठ जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा। सांजी पूछती है तुम यहाँ पर क्या करोगे ऐसे बैठकर। जैशु कहता है कि मैं बस तुम्हें और देखता रहना चाहता हूँ। इस सुन सांजी उसके करीब चली आती है और यहीं पे एपिसोड नंबर 17 का एंड होता है।
एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सांगजी जैशु के करीब आ जाती है और पूछती कि क्या इतना देखना काफी है, इसीलिए तुम अब जाओ, मुझे अपने पढ़ाई पे फोकस करने दो। ये कहकर वो डेस्क की ओर जाने लगती है कि जैशु उसे अपने करीब कर लेता है और उसे किस करने ही जा रहा था कि सांगजी कहती है कि तुमने तो कहा था कि मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है, इसलिए अगर तुम ऐसा करते रहे तो मेरा पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा। तो जैशु कहता है कि ठीक है मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, तुम यहाँ बैठ कर पढ़ाई करो और तुम्हें क्या खाना है ये मुझे बता दो। सांगजी कहती है जो भी तुम्हें पसंद है मुझे चलेगा। तो जैशु खाना बनाने चला जाता है और सांगजी पढ़ाई करने बैठ जाती है। कुछ घंटे बाद दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो सांगजी को जैशु के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो खाना खाने के बाद दोनों प्लेट्स धोने के लिए जाते हैं, जहाँ सांगजी कहती कि मैं जल्दी खाना बनाना सीख लूंगी ताकि फ्यूचर में तुम्हें ये सब करना ना पड़े। जैशु पूछता है कि क्या मैंने कहा कि तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए। सांगजी कहती नहीं, मैं फिर भी सीखना चाहती हूँ हमारी फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले सब कुछ करता नहीं देख सकती। जैशु तो उसकी ये सारी बातें सुनने से बस देखे ही जा रहा था। तो जैशु कहता है कि मैं भी तुम्हारी प्लेट्स धोने में हेल्प करूंगा। कहकर दोनों साथ मिलकर प्लेट्स वगैरह साफ करने लगते हैं। जिसके बाद सांगजी फिर से अपने रिवीजन करने लग जाती है, पर उसे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। तो वो काफी कोशिश करती है अपने आप को जगाए रखने की, पर उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए वो बेड पर लेट जाती है, जहाँ उसे बेड पर जैशु का वही टॉय मिलता है जो उसने 3 साल पहले जैशु को एयरपोर्ट में लौटाया था। तो वो उसे देख काफी खुश होती है, पर फिर वो वहीं पे सो जाती है। लेकिन तभी जैशु रूम की ओर आने लगता है, तो उसकी आवाज सुनकर वो उठने के चक्कर में बेड से गिर जाती है। तो वो नीचे बैठ कर ही पढ़ाई करने का नाटक करने लग जाती है। जैशु उसे नीचे देखकर पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। सांगजी कहती है रिवीजन कर रही हूँ और ऐसे पढ़ने से मुझे नींद भी नहीं आ रही है और ये काफी एक्साइटिंग भी है। तो जैशु उसे ऊपर बैठकर पढ़ने के लिए कहता है। अब सांगजी उठकर बेड पर बैठती है, तो जैशु उसे बेड पर गिरा देता है। अब इससे सांगजी तो काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। जैशु उसे किस करने जा ही रहा था, लेकिन सांगजी उसे साइड करके उठ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। तो जैशु उससे नीचे क्या कर रही थी इस बारे में पूछता है। तो सांगजी उसे बता देती कि उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, पर उसे रूम में आता हुआ देखकर उठने के चक्कर में वो गिर गई थी। तो जैशु उसे कहता है कि तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। ये कहकर उसे सुलाने लगता है। तो सांगजी पूछते है तुम अकेले बोर नहीं हो जाओगे। जैशु कहता है तुम मेरे साथ हो, इसी में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सांगजी को सुलाने के बाद वो जा रहा था, तभी सांगजी उसका हाथ पकड़कर रोकती है और उसे कहती कि ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं बस नर्वस हो जाती हूँ जब भी तुम मेरे क्लोज आते हो, इसलिए अभी मैंने जो किया इस बारे में कुछ और मत सोचना। जैशु कहता है मुझे पता है, पर अभी तुम और कुछ मत सोचो, बस सो जाओ। तो शाम को वो उसे डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए जाता है। तो जाते हुए सांगजी उसे एक टॉफी देती है। तो जैशु थोड़ा सा उसका बस हाथ होल्ड करता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। सांगजी कहती हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। जैशु कहता है पिछली बार के लिए आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश की जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आया था, इसलिए अब से मैं तुमसे पूछ कर ही सब कुछ करूंगा। सांगजी उसे फिर कहती कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी, मैं बस थोड़ा नर्वस थी। जैशु पूछता है फिर क्या मैं अब तुम्हारा हाथ होल्ड कर सकता हूँ। तो सांगजी खुश होकर हाँ कहती है। तो दोनों हाथ पकड़े हुए बात करते आ रहे थे। सांगजी उसे इंटर्नशिप के बारे में बताती है कि उसने कुछ कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है और वो इस समर वेकेशन से यहीं पर रुकेगी। तो जैशु से कहता है कि हम अभी रिलेशनशिप में आए हैं, इसलिए ये एक्सेप्ट करने में शायद तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पर सांगजी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बस थोड़ा सा नर्वस थी और कोई वजह नहीं है, मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं कहा, मगर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। ये सुन जैशु तो बहुत ज्यादा खुश होता है एंड रिप्लाई में कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जिसमें दोनों काफी खुश होते हैं। फिर जैशु उसे डॉर्मेट्री छोड़ने के बाद अपने रूम में वापस आता है, जहाँ उसे अपने फ्रेंड फैटी का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मैं कुछ दिनों में तेरे शहर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए पार्टी का इंतजाम करके रखना। तो जैशु उसे गुड न्यूज सुनाता है कि वो लड़की अभी मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। जो सुन फैटी भी बहुत ज्यादा खुश होता है एंड कहता है कि मैंने तेरी हेल्प की है, इसलिए मुझे तो बड़ी पार्टी चाहिए। ये कहकर वो तो खुशी से सांग्यान को भी मैसेज कर देता है कि जैशु को गर्लफ्रेंड मिल गई है जिसमें मैंने उसकी हेल्प की है। अब जैशु उसे ऐसा करने से रोकता, उससे पहले उसने मैसेज कर दिया था। तो जैशु उसे कहता है कि अभी तूने ये क्या किया, पहले मेरी बात तो सुन लेता है कि वो लड़की कौन है। फैटी पूछता है बता कौन है। जैशु कहता है कि तू उसे जानता है, वो भी ये यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रही है। फैटी कहता है कि कौन हो सकता है जिसे मैं जानता हूँ। ये यूनिवर्सिटी सुनकर उसे याद आता है कि ये मत बोलना कि वो सांगजी है। जैशु कहता है हाँ सांगजी ही है। जिसने फैटी तो शॉक्ड होता है और कहता है कि अब तो सांग्यान मेरे को नहीं छोड़ेगा। देन जैशु से कहता है कि अभी सांगजी छोड़कर कोई और नहीं मिली क्या, तू जब उससे मिला था तब वो छोटी बच्ची थी 14 साल की, फिर ये सब कैसे हुआ। जैशु कहता है प्यार हो गया भाई, और तेरी वजह से ही तो मुझे ये रियलाइज हुआ था। फैटी कहता है मेरे को बीच में मत ला, अगर सांग्यान को पता चला ना तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। जैशु कहता है कि इसीलिए तो मैं उसे खुद जाकर बताऊंगा, तो मेरा साथ देने के लिए तू भी चल रहा है ना। फैटी कहता है मैंने कहा ना भाई मैं नहीं जानता, तू ही संभाल लेना सांग्यान को। अब उनकी बातें चली रही थी कि सांग्यान का ग्रुप कॉल आता है, तो जैशु कॉल एक्सेप्ट करके मर्ज कर देता है। अब सांग्यान तो जैशु से पूछने लग जाता है कि आखिर कौन है वो बदनसीब लड़की जिसे तूने मुझे बिना बताए पटा लिया। जैशु कहता है हाँ थोड़ी अनलकी तो है, पर फैटी ने मेरी बहुत हेल्प की इसमें। जिसने फैटी कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया और मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है। सांग्यान कहता है अब तू नाटक मत कर, तुम दोनों कभी मुझे कुछ नहीं बताते। तो सांग्यान कहता है कि तू इस बार हमसे मिलने के लिए आ रहा है ना, तो यहाँ आके तू मुझे तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना, और जब तू आ ही रहा है तो सांगजी को भी लेकर आना, उसे वहाँ अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। तो जैशु कहता है ठीक है, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो सांग्यान को इस बारे में कैसे बताए। अगले दिन सांगजी अपनी क्लास खत्म करके रूम में वापस आती है, तो निंग पूछती है तू कल पूरा दिन कहाँ पर थी।
थी। सांजी बताती कि वो पढ़ाई कर रही थी पर जशु के घर पे, जो सुन निंग तो एक्साइटेड होकर उससे पूछने लग जाती कि आखिर तुम दोनों में क्या क्या हुआ, तुमने किस तो जरूर की होगी। सांजी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो इनिशिएटिव ले रहा था मगर मैं खुद नर्वस हो गई थी। निंग कहती तू ऐसा कैसे कर सकती है, अगर उसने कुछ और समझ लिया तो। सांजी कहती है ऐसा नहीं होगा, हमने बात कर ली है। देन वो निंग से पूछती है कि जब तू अपने बॉयफ्रेंड के क्लोज होती है तो क्या तू नर्वस होती है। निंग कहती बिल्कुल नहीं, इसमें नर्वस होने की क्या बात है, हम रिलेशन में हैं तो एक दूसरे के करीब आना, फिजिकल कॉन्टेक्ट तो कॉमन है, इसमें नर्वस क्या होना। तो उसकी बात सुन सांजी मोटिवेट होती है, कहती कि सही कहा तुमने, हम रिलेशन में तो ये सब तो कॉमन है। तो निंग उसे आइडिया देती कि अब तुझे इनिशिएटिव लेना होगा, तभी तू अपना रिलेशन आगे बढ़ा सकती है और अपने इस नर्वसनेस को भी दूर कर सकती है। तो सांजी इस बार सामने से जशु को कल डेट पे बुलाती है, तो दोनों स्केटिंग करने के लिए आते हैं जहाँ जशु सांजी को स्केटिंग सिखा रहा था। सांजी जशु से कहती कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि आज मैंने तुम्हें किस करने का प्लान किया है। सुनकर ये जशु तो शॉक्ड हो जाता है पर ये सुनकर तो काफी खुश भी होता है। तो दोनों स्केटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। जशु काउंटिंग शुरू करता है मगर सांजी सोच लेती है कि जशु किस के लिए रेडी हो रहा था, इसलिए वो आंखें बंद किस करने के लिए आगे बढ़ती है मगर जशु तो स्केटिंग करने के लिए आगे निकल चुका था, जो देख सांजी को काफी एम्बैरेसिंग लगता है। उसके बाद जशु उसका हाथ पकड़कर उसे स्केटिंग सिखाने लगता है, जिसके बाद उसका हाथ छोड़ से अपनी ओर आने के लिए कहता है ताकि वो स्केटिंग सीख जाए। मगर सांजी को बहुत डर लग रहा था पर जशु के मोटिवेट करने पर वो थोड़ा थोड़ा करके उसके करीब आने लगती है। फिर अचानक उसके करीब आकर आसपास देखते हैं उसे किस कर देती है, जिससे जशु तो शॉक्ड होता है पर कहता है कि मैं रेडी नहीं था। तो फाइनली दोनों आराम से किस करते हैं एंड इस बार कोई भी नर्वस नहीं था। अगले दिन सांजी यूनिवर्सिटी की एग्जाम खत्म कर लेती है, फिर अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो यहीं पे रुकना चाहती थी क्योंकि यहाँ उसे अच्छे अच्छे कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिलता। तो उसके फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं ये कहकर तुम्हें इंटर्नशिप करना है या फिर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। सांजी कहती है ऐसी भी कोई बात नहीं है, पर मेरे भाई ने मेरे होम टाउन में ही इंटर्नशिप का इंतजाम कर दिया है, इसलिए शायद मुझे जाना पड़ेगा। कि तभी उसे एक कंपनी से कॉल आता है कि वो इंटर्नशिप के लिए पास हो गई है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एपिसोड तो यहाँ पर खत्म होता है पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जशु सांजी को पढ़ाई करने के लिए अपने घर ले जा रहा था। तो वहाँ जाने से पहले वो दोनों एक कैफे के बाहर रुके थे जहाँ सांजी दोनों के लिए कॉफी लाने के लिए गई थी। तभी जशु को एक लड़की एक कैफे का रास्ता पूछने लग जाती है, जिसके साथ उससे बात करता हुआ सांजी देख लेती है और सुन भी लेती कि वो लड़की जशु को वीचैट पर ऐड करने की बात कर रही थी। अब सांजी को देखकर जशु कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मार डालेगी, इसलिए सॉरी कहकर उसे भगा देता है। पर सांजी तो फुल जेलस हो गई थी, तो वो जशु को अगर डांटने लग जाती कि तुम उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। जशु तो उसे समझा समझा कर थक जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो मुझे कैफे का रास्ता पूछ रही थी, फिर उसने मुझे वीचैट पर ऐड करने की बात करी पर मैंने उसे मना कर दिया था। पर सांजी तो जेलस होकर चली जाती है। जिसके बाद वो लोग सुपरमार्केट में होते हैं जहाँ जशु कुछ सामान खरीद रहा था। तभी सांजी को एक लड़का कुछ पूछने आता है और वो भी उसे वीचैट पर ऐड करने की बात करता है, पर सांजी उसे बता देती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है इसलिए सॉरी। अब उसे बात करता हुआ जशु देख लेता है, जिससे वो भाई साहब फुल जेलस थे। तो वो अगर सांजी से कहता है कि अब तुम क्या कर रही थी, सांजी तो कहती है कि मैंने तो उसे मना कर दिया, मेरा बॉयफ्रेंड है बताकर। तो अब जशु उसे टीज करने लगता है कि नहीं तो तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, जिस तरह तुमने मुझे देखकर कहा था कि मैं उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो इसी नोक-झोंक के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सांजी इंटर्नशिप इंटरव्यू पास कर जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर जशु के ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा था उनके अगले गेम के बारे में, पर डायरेक्टर की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से जशु और बाकी सब मिलकर उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, जिससे इनका ऑफिस का काम बढ़ जाता है। वहीं इधर सांजी तो फुल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तभी उसके भाई का कॉल आता है जो उसे फिर से घर आने के लिए कहता है। तो सांजी उसे बता देती है कि मेरी एक कंपनी में इंटर्नशिप लग गई है, इसलिए मैं इस वेकेशन घर नहीं आऊंगी। जिस पर सांगियान तो उस पर भड़क ही जाता है कि उसे अभी भी लग रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के चक्कर में यहाँ पर रहना चाहती है। सांगी उसे काफी समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में आज से कंपनी में काम करने जा रही हूँ और मैंने इस बारे में मॉम डैड से भी बात कर ली है। अब मॉम डैड का नाम सुनकर सांगियान और क्या ही कह सकता था, पर वो अभी इससे नाराज था, इसलिए वो कहता है कि अगर फिर से तुम्हें उस लड़के से धोखा मिला तो मेरे पास रोते हुए मत आना, इसलिए तुम्हें जो करना है करो। ये कहकर वो कॉल तो काट ही देता है, साथ में उसे ब्लॉक भी कर देता है। तो सांगी सोचती कि शायद उसे अपने भाई को बता देना चाहिए कि वो जशु के साथ रिलेशनशिप में है, ताकि सांगियान बाद में उससे गुस्सा न करे। इसलिए वो उसे मैसेज के थ्रू लिखकर बताती है कि उसका वो पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड और कोई नहीं है बल्कि जशु है। वो मैसेज भेजती है लेकिन ब्लॉक हो जाने की वजह से उसका मैसेज सांगियान तक नहीं पहुंचता। देन वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी एक सीनियर तो जियांग की फ्रेंड शायू थी, जिसे शायू भी पहचान लेती है, पर अभी वो उस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और उसे कुछ छोटे मोटे काम देती है। दिन शाम को ऑफिस के बाद सांजी अपने मॉम डैड को अपने पहले दिन के ऑफिस का एक्सपीरियंस बताती है। फिर थोड़ी देर में जशु सांजी के लिए सनफ्लावर्स लेकर आता है, जिससे सांजी तो बहुत खुश हो जाती है। वहीं जशु भी उसके फर्स्ट डे एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। सांजी बताती है कि ठीक ठाक ही था, जिसके बाद दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर जशु तो कुछ ज्यादा ही उसकी चिंता कर रहा था कि तुम्हारा फर्स्ट डे जरूर बहुत मुश्किल हुआ होगा, तुम्हें बहुत सा काम करना पड़ा होगा। जिसमें सांजी कहती है तुम बिल्कुल मेरे डैड जैसी बात कर रहे हो, चिंता मत करो, मुझे
कोई परेशानी नहीं हुई है। तो जैशु उसे एक रबर टॉय देता है जिससे वो जब भी स्ट्रेस्ड हो अपने काम की वजह से या फिर किसी सीनियर्स के प्रेशर की वजह से तो उनकी बातों को दिल पे ना लेने के लिए कहता है, और अगर गुस्सा है तो उस रबर टॉय को प्रेस करने के लिए कहता है। अब इसे देख सांगी को सबसे पहले तो सांग्यान का ही ख्याल आता है क्योंकि वो बिना वजह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तो वो जोर से उस टॉय को प्रेस करके सांग्यान का नाम लेकर चिल्लाती है। तो जैशु पूछता है कि क्या तुम दोनों में कोई बहस हुई। तो सांगी उसे सारा मामला बताती है। जो सुन जैशु भी थोड़ा सोचता है। सांगी पूछती है कि क्या तुमने मेरे भाई को बता दिया हमारे बारे में। जैशु कहता है अभी नहीं, हम उसे सामने जाकर बताएंगे। वैसे इस वेकेशन जाने का प्लान था पर तुम्हारी इंटर्नशिप जो हो गई है इसलिए हम लोग अब अगले नेशनल हॉलीडे में ही जा सकते हैं, तब जाकर उन्हें सब बता देंगे। जैशु कहता है मुझे पता है तुम यहाँ इंटर्नशिप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कर रही हो पर हम दोनों ही अपने काम में बिजी होंगे, बट डोंट वरी हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेंगे। तो अगले दिन से सांजी काम में लग जाती है। अब फर्स्ट टाइम वो प्रोफेशनल काम कर रही थी जिस वजह से उसे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, पर सांजी हार नहीं मानती है, अपना काम दिल लगा कर करती है। अब लंच टाइम पर उसे जैशु का कॉल आता है तो वो उससे बात करते हुए काम भी कर रही थी, जिसे शायू देख लेती है तो उसे डांट लगाती है और काम के टाइम पर्सनल कॉल करने से मना करती है। इसलिए सांजी जल्दी से कॉल काट देती है जिससे जैशु को उसकी थोड़ी फिक्र होती है कि कहीं उसे थोड़ी ज्यादा डांट न पड़ी हो। इधर शायू ने तो सांजी को कुछ ज्यादा ही काम दे दिया था जिसे वो शाम तक भी नहीं कर पाती है। तो एक एक करके दूसरे कलीग्स भी अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल रहे थे। तो थोड़ी देर में सांजी भी अपना काम खत्म कर लेती है। वो घर जाने के लिए तैयारी थी कि तभी शायू उसे एक और बॉक्स भर के काम देकर जाती है, इसलिए सांजी को ओवर टाइम करना पड़ जाता है। तो वो अपना काम करते करते जैशु के लिए डिनर ऑर्डर करके उसके ऑफिस भिजवा भी देती है। जो देख जैशु के कलीग्स तो उसे काफी टीज करते हैं। तो जैशु उन्हें भगाकर सांजी को कॉल करता है तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। अब सांजी से पूछने पर कि उसने खाना खाया या नहीं, वो तो उसे झूठ बोल देती कि उसने खाना खा लिया, जबकि वो तो लगातार बस काम ही किए जा रही थी। पर जैशु उसकी चिंता ना करे इसीलिए वो उसे कह देती है कि उसने खाना खा लिया। तो वो जैशु से जल्दी से मिलने जाने के लिए काम खत्म कर लेती है और फाइनली जैशु को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो तो उसके गले लग जाती है और उससे गले लगते ही उसकी थकावट भी दूर हो जाती है। अब जैशु तो समझ गया था कि वो काम करके बहुत ज्यादा थक गई है, इसीलिए वो उसे गले लगाकर अपने इंटर्नशिप के दिनों के बारे में बताता है कि उसका भी ऐसा ही हाल हुआ करता था, पर उसे कुछ एडवाइसेस भी देता है और उसे चेयर अप भी करता है। तो सांजी कहती कि तुम्हें गले लगाकर ही मैं फुल रिचार्ज हो गई हूँ, इसलिए चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ। जैशु कहता है कि फिर तो मुझे भी रिचार्ज होना है। तो सांजी उसे कस के गले लगाती है और थोड़ी देर में उन दोनों को ऑफिस से कॉल आ जाता है। सांजी को शायू कॉल करके और सारा काम दे देती है। वहीं तो जैशु को भी ऑफिस से कॉल आता है उनके नए गेम में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो दोनों साथ में चले जाते हैं। सांजी इधर अपने डॉर्मेट्री में बैठकर वही अपने ऑफिस के कुछ काम कर रही थी, वही जैशु तो ऑफिस में ही काम खत्म करके सो रहा था। सोने से पहले दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं, पर इधर जैशु को आधी रात को फिर काम पड़ जाता है, इसलिए रात भर काम करने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती है। पर फिर भी वो सुबह सुबह सांजी को पिक करने के लिए उसके डॉर्मेट्री के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ वो तो उसके आने का वेट करता करता सो ही जाता है, जिसे सांजी उसके कार विंडो से देखती है तो उसे चैन से सोता हुआ देखकर काफी खुश होती है। पर अलार्म बजने की वजह से वो जग जाता है। जैशु उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ सांजी तो बस उसे देख रही थी क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी कि कहीं वो पूरी रात बैठकर काम तो नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उसे बार बार पूछ रही थी कि क्या तुमने कल रात नहीं सोया और क्या तुम काम कर रहे थे। जैशु उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं तो सो गया था, पर सांजी को तो पता था कि वो नहीं सोया था, इसीलिए वो उसके लिए सैड होती है और कहती है कि तुमने तो वही ड्रेस पहना हुआ है जो तुमने कल पहना था, जिस पर भी जैशु बहाना मारने लग जाता है कि मेरे पास तो इस तरह के बहुत सारे सूट्स हैं। पर सांजी जब उसे सच बताने के लिए कहती तो उसे बता देता है कल रात कुछ ज्यादा काम था इसलिए हमें जागना पड़ा था। तो सांजी उसे अभी जाकर प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहती है। तो ऑफिस जाने से पहले दोनों गुड बाय किस करते हैं, जिन्हें किस करते हुए शायू देख लेती है तो वो अपनी केबिन आकर जियांग को कॉल लगा देती है और पूछती कि क्या तुम अभी जैशु के क्लोज नहीं हो, क्योंकि मैंने अभी उस लड़की को देखा जिसने रेस्टोरेंट में तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था, वो और जैशु काफी करीब लग रहे थे। जो सुनकर जियांग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उससे पूछती कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। शायू कहती है कि देखकर तो यही लगता है। जो सुन जियांग तो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो शायू उससे बताती थी कि वो लड़की मेरे ऑफिस में ही काम करती है। इसके बाद से ही तो शायू सांजी को परेशान करने लग जाती है, बात बात पर उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है, उसे डांटती है और उसके हर काम में बिना वजह गलती निकालती है। जो देख शायू का एक कलीग उसे रोकने के लिए आता है और सांजी को उसके डांट से बचाता है। तो उसके जाने के बाद वो शायू से पूछता है कि अगर तुम सांजी को इतना ज्यादा क्यों डांट रही हो, तो बस नई इंटर्न है यहाँ की। शायू कहती कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे बिना कोई बात जाने कोई काम नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली वो यहाँ जियांग के बारे में बात कर रही थी जब सांजी ने जियांग पे पानी फेंका था, इसलिए अब वो उसका गुस्सा निकाल रही थी। ऊपर से उसे लग रहा था कि उसने जियांग का बॉयफ्रेंड छीना है, इसीलिए वो उस पर इतना गुस्सा कर रही है। अब उसकी ये सारी बातें सांजी भी सुन लेती है, पर वो क्या ही कह सकती है। थोड़ी देर बाद शायू को जियांग का कॉल आता है, जो उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर उसने सांजी को भी बुलाने के लिए कहा था। तो शायू ऑफिस के सारे स्टाफ्स को लेकर एक कैरोके आती है, जहाँ सांजी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे जैशु से मिलना है। जैशु उसे मैसेज करता है कि वो अभी कहाँ है। सांजी उसे अपने लोकेशन के बारे में बताती है। तो जैशु उसे कहता है कि तुम उन्हें कोई बहाना देकर बाहर चली आओ, फिर मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। तो सांजी उन्हें बहाना देकर बाहर जा ही रही थी, तभी दरवाजा खोलती है, उसके सामने जियांग
होती है, जिसे देख वो शॉक्ड होती है और यहीं पर एपिसोड नंबर 19 का एंड होता है। तो एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सांगजी जियांग को देखकर वहाँ से बाहर चली जाती है, पर जियांग उसके पीछे बात करने आती है, जहाँ वो तो उसे जैशु के फैमिली के बारे में बताने लग जाती है कि जैशु के डैड अभी कोमा में है, जिनके इलाज में हर महीने लाखों युआन का खर्चा होता है। तो क्या तुम्हारे पास इतना टाइम और पैसा है उस पर वेस्ट करने के लिए? सांगजी कहती हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जियांग बताती कि क्या तुम्हें ये पता है कि उसके डैड एक मर्डरर हैं, जिन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव में किसी की जान ले ली थी और उस सजा से बचने के लिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, जिस वजह से उन्हें जेल नहीं हुई। सांगजी कहती मुझे पता है, पर जैशु जितना कर सकता था उसने उतना किया उस फैमिली के लिए, और कोर्ट ने जितना कंपेंसेट करने के लिए कहा था उसने वो भी कर दिया है। तो जियांग अब जैशु की बुराई करने लग जाती है और बताती कि उसके डैड ने मेरे डैड को मारा था, जिसका जिम्मेदार वो जैशु को भी मानती थी, इसीलिए वो इतने टाइम तक जैशु को बार बार परेशान कर रही थी, उसे अपने डैड के किए हुए काम के लिए गिल्टी फील कराने के लिए। तो जियांग उसे कहती कि अगर तुम सोचती कि वो तुम्हें प्यार करता है तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना प्यार का बड़ा हुआ है, इसलिए उसे प्यार क्या होती है ये पता ही नहीं है। अब यहाँ जियांग उसे अपनी इनोसेंसी भी दिखा रही थी और जैशु को ब्लेम कर रही थी अपने पापा की मौत के लिए। तो सांगजी कहती कि मुझे दुख है तुम्हारे लिए, पर अगर तुम इनोसेंट हो तो जैशु भी इनोसेंट है, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं किया है। अब जियांग चाहती थी कि सांगजी जैशु को छोड़ दे, क्योंकि वो जैशु को खुश नहीं देखना चाहती थी। सांगजी कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अपने डैड को खोना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, पर इसमें जैशु की तो कोई गलती नहीं थी और तुम इस वजह से जैशु को हर्ट नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है, जहाँ वो अकेले बैठकर जैशु के बारे में ही सोच रही थी कि उसने इतने सालों तक इस गिल्ट के साथ जीता रहा, उसे ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होगी अपने डैड के इलाज के लिए, महीने में इतने पैसे कमाने के लिए उसे रात दिन ना जाने कितना ही काम करना पड़ा होगा, इसीलिए वो काफी सैड होती है। तभी वहाँ पर जैशु आता है, जो उसका मूड ऑफ देखकर पूछता है कि क्या तुम किसी बात से सैड हो? तो सांगजी उसे जियांग के बारे में कुछ नहीं बताती। जैशु उसके लिए टेडी बन लेकर आया था, तो सांगजी उसे खाते खाते भी सैड होती है, तो वो जैशु को अपना डेबिट कार्ड देती है, बताती है कि इसमें 5000 युआन है और इंटर्नशिप के बाद मुझे और 3000 युआन मिलेंगे, तो तुम इन्हें रख लो। जैशु पूछता है कि अचानक तुम मुझे पैसे क्यों दे रही हो? सांगजी कहती कि मैं भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ और तुम्हें ये जताना चाहती हूँ कि मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। तो जैशु कहता है कि अच्छा तो मेरी प्यारी सांगजी मेरे बारे में इतना सोचती है, तो ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। फिर वो अपना वॉलेट निकाल कर उसे दे देता है और कहता है फिर अब से तुम मेरे पैसे रखो और इससे एक बहुत ही प्यारी ड्रेस लेना। सांगजी कहती है मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। जैशु कहता है कि वो तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारा डेबिट कार्ड नहीं दूंगा, पर अब से आप मेरी बॉस हैं तो बताइए मुझे क्या करना है। जिसमें सांगजी स्माइल करने लगती है और उसका वॉलेट लौटाते हुए कहती कि मुझे नहीं चाहिए। जैशु कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारा डेबिट कार्ड नहीं लौटाऊंगा। सांगजी कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। जिसमें जैशु कहता है कि आखिरकार कोई तो है जिस पर मैं डिपेंडेंट रह सकता हूँ। सांगजी कहती है तुम्हें ऐसे ही पैसे वेस्ट नहीं करना है। जैशु पूछता है कि फिर क्या करूँ? सांगजी कहती है हम पैसे बचाएंगे हमारा घर लेने के लिए। मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, यहाँ घर लेने के लिए हमें कम से कम 5 लाख युआन का डाउन पेमेंट करना होगा, तो उस हिसाब से हमें पैसे की बचत करनी होगी और इस तरह से हम दोनों कुछ साल मेहनत करके अपना घर ले सकते हैं। जैशु तो उसकी बातें सुन बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर कहता है कि ठीक है मैं वेट करूंगा हमारे घर का, जहाँ मैं अपनी प्यारी वाइफ के साथ रहूंगा। जिसमें सांगजी स्माइल करने लगती है। तो जैशु अपने सारे पैसे सांगजी को दे देता है, पर सांगजी मना कर रही थी। तो जैशु कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। सांगजी कहती पर मैं जल्दी पैसे खर्च कर देती हूँ। तो जैशु कहता है कि पर मुझसे जल्दी नहीं कर पाओगी, और वैसे भी जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे अपने से पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली सांगजी मानती है, पर अब भी सांगजी का मूड ऑफ लग रहा था, इसलिए जैशु उससे कहता है कि क्या तुम किसी बात से अपसेट हो? अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। पर सांगजी कहती है कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ में हो इसी में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब सांगजी उसे जियांग के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तो अगले दिन जैशु सांगजी के साथ बात करते हुए उसे डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए आ रहा था। तभी सांगजी को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसके हाल चाल के बारे में पूछते हैं। अब सांगजी जब उन्हें बताती कि वो अभी डॉर्मेट्री लौट रही है ऑफिस से, जो सुन मॉम को उसकी फिक्र होती कि वो अकेले घर लौट रही है। सांगजी उन्हें चिंता करने से मना करती है, तो मॉम उसे रूम में आकर वीडियो कॉल करने के लिए कहती है। तभी सांगजी को सांगयान का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम डॉर्मेट्री पहुंच गई? सांगजी कहती है हाँ पहुंचने वाली है। तो सांगयान पूछता है कि क्या वो लड़की जो एक लड़के के हाथों में हाथ डाले हुए आ रही है वो तुम हो? जिसमें सांगजी तो हैरान हो जाती है और आसपास देखने लग जाती है। तभी सामने से सांगयान आ जाता है, जिसे देख सांगजी तो हैरान हो जाती है। सांगयान गुस्से से पूछता है कि मुझे तुम्हारा वो पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड जैशु जैसा क्यों दिख रहा है? सांगजी तो उसका गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ा मजाक करने लग जाती है। तो सांगयान पूछता है कि फिर तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? क्या वो अंधा है, ड्रंक है, या फिर उसका पैर टूटा है? सांगजी कहती है शायद ड्रंक है। सांगयान का गुस्सा देकर पूछती कि क्या तुम इस बात पर भरोसा करोगे? तो सांगयान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर सांगजी जैशु के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद तीनों साथ में डॉर्मेट्री की ओर चलते हुए जा रहे थे। सांगयान तो गुस्से में आगे आगे चल रहा था, वहीं सांगजी तो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तो जैशु उसे कहता कि कुछ नहीं होगा, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। पर सांगजी अपने भाई का गुस्सा शांत कराने में लगी हुई थी, उसे ये कहकर कि अगर तुम्हें मेरी फ्रेंड्स में से कोई पसंद है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर सांगयान का गुस्सा तो शांत ही नहीं हो रहा था, वो उसे अपने रूम के अंदर जाने के लिए कहता है, पर सांगजी तो उनके साथ यहीं पे रुकना चाहती थी ताकि सांगयान
गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। पर जैशु कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ये कहकर वो उसे अंदर भेज देता है। जिसके बाद वो सांगयान के पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ सांगयान कैंपस से थोड़ी दूर आकर जैशु के फेस पे खींच के एक पंच मारता है, उसे ये कहते हुए कि क्या तुझे टाइम पास के लिए मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं मिली जिसे तूने बचपन में सिस्टर की तरह ट्रीट किया। जैशु उठकर कहता है कि मैं सीरियस हूँ। सांगयान से उसे एक लात भी पड़ती है, पर फिर भी जैशु उठकर उसे और मारने के लिए कहता है ताकि वो अपना गुस्सा उतार सके। पर सांगयान उसे पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहता है, जहाँ उसे पूछता है कि कितने टाइम से वो लोग डेट कर रहे हैं। जैशु कहता है कि 2.5 महीने से। सांगयान तो समझ रहा था कि जैशु बस सांगजी के साथ टाइम पास कर रहा है, इसीलिए वो उससे गुस्सा था। ऊपर से उनके एज डिफरेंस की वजह से भी उससे पूछता है कि क्या तुझे अपनी एज की कोई नहीं मिली। जैशु बताता है कि मैं सांगजी को लेकर सच में सीरियस हूँ और हमारा एज गैप इतना बड़ा भी नहीं है, वो बस मुझसे 5 साल छोटी है। सांगयान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जैशु कहता है कि चाहे तो मुझे और मार ले, जब तक तुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सांगजी से सच्चा प्यार करता हूँ। सांगयान कहता है कि क्या तुझे सच में और मार खानी है। जैशु कहता है हाँ चाहे तो मार ले। सांगयान कहता है छोड़िए सब, ये कहकर वो जैशु को उठाता है, दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वैसे सांगी तो परेशान हुए जा रही थी कि क्या हो रहा होगा उनके बीच। वो सांगयान को कॉल लगाती है, पर सांगयान कॉल पिक नहीं करता, तो वो जैशु को मैसेज करती है। जैशु बताता है कि सब कुछ ठीक है। तो जैशु सांगयान को अपने अपार्टमेंट ले जा रहा था। जाते हुए सांगयान पूछता है कि तुम दोनों का रिलेशन किस स्टेज पर है, कहीं तुम दोनों के बीच। उसने इतना कहा था कि जैशु कहता है कि क्या सोच रहा है, तूने मुझे क्या ऐसा समझ रखा है। सांगयान कहता है कि हाँ मुझे तो यही लगता था। जैशु कहता है कि मैं सच में सांगजी को लेकर सीरियस हूँ यार, अगर अभी तो मुझ पे नाराज है तो तू मुझे और पंच मार ले। सांगयान कहता है कि क्या तुझे मार खाने का शौक चढ़ा है। जिसके बाद दोनों जैशु के घर पहुंचते हैं, जहाँ सांगयान तो पहले चेक करने लग जाता है कि कहीं ये दोनों साथ में तो नहीं रहते। जिसके बाद वो खाने के लिए स्ट्रॉबेरी निकालता है, जो जैशु उसे छीनकर वापस रख देता है। कहता है कि ये सब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया है। सांगयान कहता है कि अब बेस्ट फ्रेंड से बड़ी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, ये कहकर वो बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सांगजी जैशु को वीडियो कॉल करती है, पर जैशु कॉल पिक नहीं करता ताकि वो उसकी चोट ना देख ले, इसीलिए कॉल करके बताता है कि सब कुछ ठीक है और वो अभी मेरे घर पे, इसलिए चिंता मत करो, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। अगली सुबह सांगजी फिर से जैशु को कॉल करती है, तो जैशु मास्क पहनकर वहाँ पर पहुँच जाता है और सर्दी का बहाना लगाता है, पर सांगजी को मास्क के पीछे उसकी चोट दिख जाती है। जैशु बहाना मार देता है कि वो तो बाथरूम में टकरा कर गिर गया था, पर सांगजी समझ जाती है कि सांगयान ने इसे मारा होगा, इसीलिए वो गुस्से में सांगयान को ढूंढते हुए चली आती है। वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो वो उसे खींचकर बाहर निकालने लगती है और गुस्से में उससे पूछती कि आखिर तुमने इसे मारा कैसे। अब उसका गुस्सा देख सांगयान भी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्यों नहीं मार सकता। जिससे सांगजी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसे क्या कर जाती कि आज से तुम्हारी मेरी कट्टी और तुम मेरे हाथ से भाई नहीं हो। जैशु उसके पीछे उसे शांत करने जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैशु आकर सांगयान को थोड़ा समझाता है, तो कुछ देर बाद सांगजी भी यहाँ पर आती है, जो उसके सामने दूसरी और फेस करके बैठ जाती है, पर फिर भी उनकी बहस चली रही थी, तो जैशु दोनों को शांत कराता है। सांगजी जैशु के फेस को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी कि उसे कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, तो सांगयान उसे थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अब जब बॉयफ्रेंड मिल गया है तो अपने भाई की फिक्र कहाँ करोगी। तो जैशु उसे बताता है कि कल रात मैंने भी उसे पंच मारा था और मुझसे ज्यादा जोर से तो उसे लगी है। जो देखकर सांगजी जैशु को डांटने लग जाती है कि तुमने कैसे सांगयान पर हाथ उठाया। जो देखकर सांगयान तो खुश हो रहा था और कहता है कि अब आ गई ना भाई की याद, तो सांगजी जैशु की खातिरदारी करने लग जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तो सांगयान बच्चों वाला फेस लेकर कहता है कि वो मुझे भी खाने हैं, तो सांगजी उसे भी दे देती है। इस तरह से इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वही हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सांगयान ने सांगजी के लिए लाया हुआ स्लीपर्स पहना हुआ था, जो जैशु देखकर उसे निकाल लेता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। ये कहकर वो उसकी और अपने स्लीपर्स फेंक देता है उसे पहनने के लिए। जिसके बाद दोनों बात कर रहे थे कि कल सुबह अगर सांगजी ने जैशु का ऐसा फेस देख लिया तो वो सांगयान को छोड़ने वाली नहीं है। जो सुन सांगयान कहता है कि सही कहा यार, वो गुस्से में तो मुझे मार ही डालेगी, इसीलिए वो कहता है कि तू मुझे भी पंच मार ले, फिर हम बता सकते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को मारा। जैशु पूछता है कि क्या तू सच में सीरियस है। सांगयान कहता है कि हाँ चल मार ले, तो जैशु कुछ ज्यादा जोर से उसके फेस पर पंच मार देता है, जिससे भाई की तो हालत ही खराब हो गई थी, पर कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद जैशु ने उसके लिए ब्लैंकेट वगैरह ला कर दिया था उसे बाहर सोने के लिए, तो उसे सोफे में सोने के लिए कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 20 का एंड होता है। तो एपिसोड 21 की शुरुआत में जैशु सांगजी को उसकी डॉर्मेट्री छोड़ने के लिए आता है। पीछे सांगयान सो रहा था, तो दोनों किस करते हैं। जैशु कहता है कि मैं पूरे दिन से इसका वेट कर रहा था, तो सांगजी स्माइल करती है, फिर सांगयान को उठाकर सामने वाली सीट में बैठाती है। तो जैशु सांगयान को लेकर चला जाता है उसके ऑफिस, जहाँ पर जैशु का बहुत ज्यादा काम बाकी था। वहीं सांगयान तो बैठकर गेम खेल रहा था। तो सांगयान कहता है कि सांगजी का भाई होने के नाते उसकी फिक्र इसे लगी रहती है। पिछली बार सांगजी के ऑनलाइन बॉयफ्रेंड की वजह से अब वो सांगजी को लेकर और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, पर अब ये जानकर उसे थोड़ा चैन मिला कि जैशु उसका बॉयफ्रेंड है, यानी कि सांगयान की तरफ से इन्हें फुल सपोर्ट था। जैशु उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखेगा, बल्कि उसने तो उन दोनों के लिए सांगजी की यूनिवर्सिटी के पास एक अपार्टमेंट देखा है। थोड़ा हाईलाइट करके बताता है कि उस अपार्टमेंट में 2 रूम्स हैं, तो तुम चिंता मत करो, सांगजी को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सांगयान कहता है कि आई नो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर अगर तूने सांगजी को कभी हर्ट किया तो याद रखना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो तो वहीं पर सो जाता है। पर अगली सुबह जैशु के उठने से पहले ही सांगयान वहाँ से चला गया था। तो जैशु का एक कलीग उसे बताता है कि मैंने परसों रात को तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा था, वो कह रही कि मैं उस लड़की से बात कर रही थी जो कुछ दिन पहले
ऑफिस के नीचे हंगामा कर रही थी, जिससे जशु समझ जाता है कि जियांग सांगजी से मिली थी। इसीलिए वो जियांग से बात करने के लिए पहुंच जाता है और उसे बताता है कि तुमने आज तक मुझे बहुत परेशान किया है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर अगर कभी तुमने सांगजी को हर्ट करने के बारे में सोचा भी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वार्निंग देकर वो चला जाता है। इधर सांगजी के ऑफिस में बॉस के साथ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो बॉस इस प्रोजेक्ट में कुछ कमियां निकालता है। इस पर सांगजी उन्हें एक बहुत ही अच्छा आइडिया देती है, जिससे इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। तो सांगजी का ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है सभी को, और बॉस भी इससे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए वो सांगजी के आइडिया को ही फॉलो करने के लिए कहते हैं और सांगजी के आइडिया की काफी तारीफ करते हैं। साथ ही में शायू को थोड़ा सुनाते भी हैं कि वो एक सीनियर पोस्ट पर होने के बाद भी अच्छा आइडिया सजेस्ट नहीं कर पाई, जिससे शायू तो सांगजी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए मीटिंग के बाद वो उसे अकेले में कहती है कि अगर तुम्हारे पास आइडिया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि यही कंपनी का रूल है कि सारे आइडियाज अपने सीनियर को रिपोर्ट करने पड़ते हैं। पर जाते हुए वो उसे टॉन्ट मारते हुए जाती है कि जो दूसरों के बॉयफ्रेंड्स चुराती है वो रूल्स को कैसे ही फॉलो कर सकती है, जो सुन सांगजी को भी काफी गुस्सा आता है, पर वो इससे अपसेट थी। थोड़ी देर बाद उसे सांगयान कॉल करके ऑफिस के बाहर बुलाता है, क्योंकि वो कल ही वापस जाने वाला था। अब ये सुन सांगजी तो सैड हो जाती है कि उसका भाई इतनी जल्दी जा रहा है, जिससे वो तो रोने ही लग जाती है। तो सांगयान उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम अब बच्ची नहीं रही हो जो रो रही हो। पर सांगजी उसे कुछ और दिन उनके साथ रुकने के लिए कहती है ताकि वो उसे ये शहर घुमा सके। सांगयान कहता है कि मुझे घर में कुछ काम करने हैं, इसीलिए मुझे जाना होगा। अब सांगजी फिर भी सैड लग रही थी। सांगयान समझ जाता है कि ऑफिस में ही जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो सांगजी उसे बताने ही जा रही थी, तभी जशु आ जाता है, जिसे देखकर वो टॉपिक चेंज कर देती है। पर सांगयान उसे बता ही देता है कि ऑफिस का कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी बहना थोड़ी सैड लग रही है। तो सांगयान उन्हें बाय कहकर चला जाता है। वहीं जशु तो सांगजी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, अभी मैं तुम्हारे सीनियर से बात करके आता हूँ। ये कहकर वो ऑफिस के अंदर जाने लगा था, पर सांगजी उसे रोक लेती है। फिर ऑफिस से वापस जाते टाइम जशु उससे पूछता है कि ऑफिस में क्या हुआ। सांगजी कहती है ज्यादा कुछ नहीं। जशु पूछता है फिर तुम रो क्यों रही थी। सांगजी कहती है मैं कहाँ रो रही थी, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं नहीं रोती। जशु कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं तुम मेरे सामने कितना रोया करती थी। सांगजी कहती तब मैं छोटी थी, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं अब अपने प्रॉब्लम्स को खुद फेस करना चाहती हूँ। तो जशु कहता है कि अगर कोई ऐसी बात है जिस वजह से तुम रोना चाहती हो तो आज भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम मेरे सामने रो सकती हो। और अगर तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा तो हम घर चल सकते हैं, मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लूंगा। और अगर तुम्हारी कंपनी में काम करने का मन नहीं कर रहा तो तुम चाहो तो जॉब छोड़ सकती हो, अगर कंपनी में काम करने में तुम्हें मुश्किल हो रही हो तो। सांगजी कहती है तुम फिर से मेरे पेरेंट्स की तरह ही बात कर रहे हो। जशु कहता है कि ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ ज्यादा बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर तुम रिलाई कर सकती हो, तो क्या मैं वो बन सकता हूँ। जिस पर सांगजी हाँ कहती है तो जशु उसके फोरहेड पर किस करता है। तो सांगजी उसे गले लगाकर कहती है मैं अभी तुम्हारे लिए वो इंसान बनना चाहती हूँ जिसके साथ तुम अपने खुशियाँ और दुख शेयर कर सकते हो। तो जशु कहता है ठीक है, अब से हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। फिर जशु से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जियांग से मिली थी, पर मैंने उससे मिलकर वार्निंग दे दी है कि वो आगे से तुम्हें परेशान नहीं करेगी। देन पूछता है कि तुमने अभी तक मुझे ऑफिस में क्या हुआ इस बारे में और जियांग से मिलने के बारे में भी नहीं बताया था, पर आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे पहले बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ अकेले संभालो। इसलिए मुझे प्रॉमिस करो कि आगे अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो तुम मुझे जरूर बताओगी। तो सांगजी उसे प्रॉमिस करती है, बताती है कि मैंने तुम्हें जियांग से मिलने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी चाहिए। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे मुझे बुली करने नहीं दूंगी और अपना ख्याल रखूंगी। मैं अपने आप को भी प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें भी सबसे प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुन जश तो बस उसे देखता ही रह जाता है और ये सुन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरी जी सच में बहुत बड़ी हो गई है। ये कहकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन सांगजी के ऑफिस में उसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ बॉस की मीटिंग होती है, जहाँ क्लाइंट को तो उनका प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा पसंद आता है। साथ ही में सांगजी उन्हें और भी कई सारी आइडिया सजेस्ट करती है जो उस क्लाइंट को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इस डील के लिए मान जाते हैं, जिससे बॉस तो सांगजी पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवन इस खुशी में वो सभी को बोनस भी देने का प्रॉमिस करते हैं। तो सब लोग सांगजी की काफी तारीफ करने लग जाते हैं। इसके बाद जशु सांगजी को कॉल करके उनका नया अपार्टमेंट दिखाने के लिए बुलाता है, जो कि सांगजी के कैंपस के काफी पास था। अब ये 2 BHK अपार्टमेंट था जो काफी ज्यादा सुंदर और बड़ा था। तो सांगजी को इसके रेंट की फिक्र होती है। तो जशु कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये रेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, आखिर अब से ये घर हमारा ही तो है। ये कहकर वो उसे अपार्टमेंट का दूसरा चाबी देता है। सांगजी अपने डॉर्मेट्री वापस लौट आती है, जहाँ काम करते हुए अचानक से उसका एसी बंद पड़ जाता है। तो वो डॉर्मेट्री इंचार्ज को कॉल लगाती है और एसी के बारे में बताती है। अब वो इंचार्ज कहती है कि अभी काफी रात हो चुकी है तो सुबह तक उसे मैनेज करना पड़ेगा। अब काफी ज्यादा गर्मी थी, तभी जशु का उसे कॉल आता है, जिससे जब ये पता चलता है कि सांगजी के यहाँ पर एसी खराब हो गया है तो जशु से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, फिर हम दोनों हमारे घर आ जाएंगे। तो सांगजी अपना कुछ सामान वगैरह पैक करके जशु के साथ उनके नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ आते हुए जशु ने काफी सारा शॉपिंग कर लिया था। तो सांगजी जाते ही पहले खाने के लिए बैठ जाती है। तो जशु उसे फ्रेश होने के लिए शावर लेने कह देता है, क्योंकि डॉर्मेट्री में तो उसे काफी ज्यादा पसीना आया होगा। अब सांगजी थोड़ा शर्मा रही थी, तो कुछ देर बाद वो नहा कर आती है। जशु तो मस्त नाइट वेयर में बैठकर गेम खेल रहा था, लेकिन सांगजी तो उसके सामने आने से शर्मा रही थी। वो तो दरवाजे के बाहर से उसे छुप कर देख रही थी। तो जशु उसे बुलाता है, तो सांगजी
सांगजी अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है, कहती कि उसे अभी बहुत सारा काम करना है। जैशु कहता है कि मैं अपना नया गेम खेल रहा हूँ, क्या तुम्हें ये गेम सीखना है? तो वो सांगजी को साथ खेलने के लिए बुलाता है। तो वो सांगजी को अपना गेम सिखा रहा होता है। वहीं सांगजी तो उसके इतने करीब होकर ब्लश कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद जैशु उसे गेम खेलने देता है, पर जैशु खुद तो सांगजी को देखने में बिजी हो जाता है। अब वो लोग काफी ज्यादा करीब होते हैं। सांगजी को तभी याद आता है कि उसे तो अपना काम करना है, इसीलिए वो उठकर काम करने जाने लगती है। और उसके बाद जैशु के नाइट वेयर के बटन में फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए सांगजी को उसके शर्ट के बटन खोलने पड़ते हैं, जिससे दोनों और क्लोज आते हैं। वहीं करीब आते आते जैशु उसे किस कर लेता है। फिर तो उनका रोमांस चालू ही हो जाता है। पर इससे पहले और कुछ होता है, सांगजी फिर से नर्वस हो जाती है। तो सांगजी को अजीब ना लगे इसलिए जैशु कहता है कि तुम्हें तो शायद ऑफिस में कल काम भी करना है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इसलिए सांगजी भी यहाँ कहकर जल्दी से रूम में चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपना सर पीट रही होती है कि उसने फिर से मूड खराब कर दिया। वहीं जैशु तो इधर स्माइल कर रहा था, पर सांगजी इस बारे में सोचकर बस ब्लश किए जा रही थी। अगली सुबह जैशु दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। अब दोनों ने डिसाइड किया था कि वेकेशन में जितने दिन भी होंगे वो लोग साथ में यहीं पर रहेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन दोनों ही काफी काम में बिजी होने वाले हैं। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी कुछ दिन वो लोग अपने काम पे फोकस करेंगे, फिर उनका काम खत्म होने के बाद वो लोग सारा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे और घूमने के लिए जाएंगे। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 21 का एंड यहीं पर होता है। तो एपिसोड 22 की शुरुआत अगले दिन सुबह से होती है, जहाँ सांगजी जैशु के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस गई थी। साथ में उसने अपना ट्रैवल प्लान जैशु के लिए रख कर गई थी। तो जैशु उनमें से जगह ढूंढता है घूमने जाने के लिए। फिर जब वो रात को ऑफिस से वापस आता है, सांगजी तब तक सो गई थी, तो उस पर अच्छे से ब्लैंकेट लगाकर सुला देता है। इस तरह से दोनों की एक दूसरे के लिए केयरिंग शेयरिंग चलती रहती है। फाइनली सांगजी की इंटर्नशिप का लास्ट डे आ जाता है, तो वो सभी स्टाफ्स को थैंक यू कहती है और उन्हें गिफ्ट भी देती है। बॉस तो उसके डिजाइनिंग टैलेंट की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। इवन उसे ये भी कहते हैं कि अगर उसे जॉब करनी हो तो वो यहीं पर कर सकती है, या फिर वो उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर भी लिख देंगे। तो सांगजी उनका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी ओर जैशु की कंपनी का नया गेम लॉन्च होते ही काफी ज्यादा पॉपुलर बन जाता है, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर सांगजी शायू का भी शुक्रिया अदा करने जाती है और उसके लिए गिफ्ट भी लेकर जाती है, और जाने से पहले उन्हें बताकर जाती है कि मैंने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं चुराया। अगर आप जियांग की बेस्ट फ्रेंड हो तो आपको उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, जिसके बाद आप सब समझ जाएंगी। ये कहकर वो चली जाती है। इधर जैशु के टैलेंट की वजह से उसे कंपनी का चीफ प्रोग्रामर बनने का सजेशन दिया जाता है। डायरेक्टर और उनके हस्बैंड ने तो हेडक्वार्टर्स में इस बारे में बात भी कर ली है। तो जैशु उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी की बात करता है, तो जैशु को छुट्टी मिल जाती है। तो सांगजी और जैशु बैठकर घूमने की प्लानिंग करने लग जाते हैं, जहाँ जैशु तो अम्यूजमेंट पार्क जाने के पीछे पड़ा था, पर सांगजी कहती कि ये बहुत बोरिंग है। जैशु उसे समझाने लग जाता है कि अम्यूजमेंट पार्क घूमने में उन्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। वहीं अगर पूरा दिन घूमते घूमते वो थक गई तो पास ही में होटल भी है, जहाँ पर वो लोग रेस्ट कर सकते हैं। पर सांगजी तो असल में पैसों के बारे में सोचकर परेशान थी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाता। उसकी बात सुनकर जैशु समझ जाता है, तो उससे पूछने पर सांगजी कहती है कि उसे पैसों की चिंता नहीं है, वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, इसीलिए वो अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहती। इसके बजाय वो हिल स्टेशन में कैंपिंग पे चलने के लिए कहती है। इस पे जैशु उसे कहता है कि रात को वहाँ पर बहुत से कीड़े मकोड़े होंगे, या कोई सांप या जानवर भी आ सकता है, या फिर हिल स्टेशन में तो बहुत जोर की बारिश भी होती है। ऐसा हुआ तो वो लोग कहाँ पे रुकेंगे? पर सांगजी को तो कैंप पे ही जाना था, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों अकेले होंगे, जो कितना ज्यादा रोमांटिक होगा। तो फाइनली डिस्कस करने के बाद जैशु बीच कैंपिंग का आइडिया देता है, जो आइडिया सांगजी को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। इसलिए वो तो एक्साइटमेंट में कल सुबह सुबह ही जाने के लिए कह देती है। पर इनका बैड लक अगले दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी, जो देख सांगजी तो बहुत सैड थी। तो जैशु उनके हॉल में ही कैंप सेटअप करने का आइडिया देता है, जिससे सांगजी तो बहुत खुश होती है। तो दोनों मिलकर टेंट बांधने लग जाते हैं। तो टेंट सेटअप करने के बाद उनका रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा था कि सांगजी को उसकी मॉम का वीडियो कॉल आ जाता है, इसलिए वो जैशु को टेंट के अंदर से जल्दी से निकालती है और अपनी मॉम का कॉल पिक करती है। टेंट देखकर मॉम डैड पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। सांगजी बताती कि वो कैंप पर आई है। तो मॉम उसे आसपास दिखाने के लिए कहती है। तो सांगजी बहाना मार देती है कि वो इसके फ्रेंड का फ्लैट है और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए उसने अपने फ्रेंड के साथ फ्लैट के अंदर ही कैंपिंग